शाम का वक्त था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। बादलों से गरजने की आवाज आ रही थी। तेज हवाएं चल रही थी और एक 23 साल का आदमी शराब की बोतल लेकर पहाड़ों के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। झोपड़ी से एक छोटी सी लालटेन रोशनी दे रही थी। ये झोपड़ी एक बच्चा की थी जो कई साल पहले इस सब पेशे को छोड़ चुकी थी और नशे की हालत में वो झोपड़ी को घूरे जा रहा था और सिर्फ एक ही नाम रटे जा रहा था, पद्मा। पद्मा। जैसी वो आदमी उस झोपड़ी में घुसने के लिए आगे बढ़ा, इतने में एक बूढ़ी औरत वहाँ से बाहर आई। उस औरत के चेहरे पर डर था। उसने वही उस आदमी का रास्ता रोक दिया और उसके हाथ से शराब की बोतल छीन कर फेंक दी। और तभी उस औरत के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसे सुनकर उस आदमी की दुनिया पलट गई। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, यहाँ से चले जाओ। तुमने पिछले जन्म में सब कुछ खो दिया था और अब फिर से सब कुछ खो देना चाहते हो क्या? पिछला जन्म? आखिर कौन था वो आदमी और वो औरत, और क्या वही पद्मा थी? जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते। 7 फरवरी 1921 उत्तर प्रदेश के बरेली में भीषण चंद कपूर का जन्म हुआ, जहाँ 10 महीने में छोटे बच्चे सिर्फ मुश्किल से ही माँ बोलना सीख पाते थे। वहीं भीषण ने पीलीभीत बोलना शुरू कर दिया। आखिर इतना छोटा सा बच्चा इतना भारी शब्द कैसे बोल सकता है? ये बात सबके लिए चौंका देने वाली थी। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। जब भीषण 4 साल का हुआ तब एक दिन अपने पिता के साथ वो एक शादी में जाता है। वहाँ से लौटते टाइम उनकी ट्रेन पीलीभीत नाम के स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम सुनते ही भीषण को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो रो रो कर ट्रेन से उतरने की जिद करने लगा। जब उसके पिता ने उसको रोकने की कोशिशें की तो वो रोते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर रहता था। उसके मुंह से ये बात सुनकर उसके पिता हक्के बक्के रह गए कि ये सच में पिछले जन्म की यादें थी या सिर्फ एक भ्रम था। ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जो कि काकाई नंदन सहाय नाम के एक वकील ने लिखा था। इसमें उन्होंने अपने बेटे के पिछले जन्म की यादों के बारे में बताया और ऐसे केसेस को सामने लाने के लिए लोगों को बढ़ावा दिया। जैसे तैसे उनके पास भीषण की कहानी पहुंची और कुछ दिनों बाद वकील सहाय भीषण के घर उससे मिलने पहुंचे। सहाय ने भीषण से कई सारे सवाल पूछे और उसकी मेमोरीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। भीषण चंद ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में उसका नाम लक्ष्मी नारायण था और वो पीलीभीत में रहता था। भीषण ने पिछले जन्म से जुड़े कई लोगों और जगहों के बारे में भी बताया और फिर इन सभी बातों को कंफर्म करने के लिए भीषण चंद सहाय के साथ पीलीभीत गया। वो अपनी पिछली जन्म की माँ यानी लक्ष्मी नारायण की माँ से मिला। लक्ष्मी की माँ ने भीषण से कई ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब लक्ष्मी के अलावा कोई और नहीं जानता था, लेकिन भीषण ने बिना सोचे सभी सवालों के सही जवाब दिए, जैसे कि ना जाने वो कितने समय से सब जानता हो। सहाय ने इन सभी बातों को अपनी डायरी में लिख लिया और अपनी रिसर्च को साथ लेकर वापस लौट आए। कई सालों बाद रीइंकार्नेशन एक्सपर्ट आईएएन स्टीवसन ने इस केस को दोबारा खोला और इस बारे में इंक्वायरी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने इस बात का पता लगाया कि भीषण के पास कोई भी ऐसा तरीका था जिससे वो लक्ष्मी नारायण के बारे में जान सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सहाय की रिसर्च से हेल्प लेकर स्टीवनसन इस केस में आगे बढ़ने लगी, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को भी मिला। लक्ष्मी नारायण एक अमीर किसान हर नारायण का बेटा था। अपने पिता की मौत के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और उनके पैसों पर अय्याशियां करने लगा। लक्ष्मी नारायण ने कभी शादी भी नहीं की, लेकिन उसे अपने गांव में रहने वाली एक से बहुत गहरा लगाव हो चुका था। लक्ष्मी नारायण उस पद्मा नाम की के पीछे हद से ज्यादा पागल था। इतना ज्यादा कि इसी जुनून में उसने दिन दहाड़े एक आदमी की बेरहमी से हत्या भी कर दी थी। हुआ ये था कि एक बार लक्ष्मी नारायण ने एक आदमी को पद्मा के घर से निकलते हुए देखा। ये देखते ही उसका खून इतना खौल गया कि बिना कुछ सोचे समझे अपने नौकर की बंदूक छीनकर उस आदमी को उसने गोली मार दी। पुलिस कई दिनों तक उसके पीछे रही, लेकिन वो अपने पैसों के दम पर कानून के हाथों से भी बच निकला। और इस घटना के बाद लक्ष्मी नारायण पीलीभीत छोड़कर शाहजहांपुर चला गया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद 5 महीने तक वो कई बीमारियों से जूझता भी रहा और फिर 15 दिसंबर 1918 को केवल 35 साल की उम्र में उसने प्राण छोड़ दिए। लक्ष्मी नारायण की जिंदगी में पद्मा की बहुत खास जगह थी। वो पद्मा ही थी जिसकी वजह से अपनी सारी जिंदगी उसने शादी नहीं की थी और उसे अपनी रहल बनाकर उसके साथ ही रहा। इन सभी बातों का असर भीषण की जिंदगी में भी देखा गया। केवल 5 साल की उम्र में भीषण ने अपने पिता से कहा कि उन्हें भी एक ख्याल रखनी चाहिए। उससे मिलकर उसके साथ समय बिताकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लक्ष्मी नारायण की तरह ही भीषण को भी पद्मा से बहुत लगाव था। बचपन में कई बार पद्मा भीषण से मिलने आया करती थी। सिर्फ यही नहीं, जिस आदमी का लक्ष्मी ने कत्ल किया था उसकी भी एक बात भीषण को याद थी। वो बहुत गर्व से इस बात को कहता था कि सिर्फ पद्मा को पाने के लिए उसने उसकी हत्या की थी। जब भीषण 23 साल का हुआ तो उसने अपने ऑफिस में पद्मा को मिलने के लिए बुलाया। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसे देखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।
उसी शाम भीषण पुरानी बातों को याद करता हुआ पद्मा के घर पहुंच गया। पद्मा ने कहा कि वो उसकी माँ की उम्र की है और उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो वहाँ से चला जाए। ये सब सुनकर भीषण का बहुत दिल दुखा और बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया। फिर उस शाम के बाद भीषण और पद्मा कभी नहीं मिले और लगभग 2 साल बाद भीषण ने शादी कर ली और फाइनली पद्मा का चैप्टर खत्म हो गया। वहीं जांच के दौरान स्टीवनसन ने भीषण चंद के 46 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और आखिर में सभी स्टेटमेंट में से स्टीवनसन ने भीषण चंद के 22 स्टेटमेंट्स का कनेक्शन लक्ष्मी नारायण की लाइफ में ढूंढ लिया। इन सभी में एक खास बात मिली, लक्ष्मी नारायण के घर में छुपा खजाना। लक्ष्मी नारायण के पिता ने अपनी डेथ से पहले घर के किसी कोने में कुछ सोने के सिक्के छिपाए थे, जिसका पता सिर्फ हर नारायण के अलावा लक्ष्मी नारायण को ही था। भीषण ने उस कमरे का भी पता लगाया, हालांकि वो उसे खजाने की एग्जैक्ट जगह नहीं पता थी, लेकिन फिर खुदाई के बाद उसी कमरे से सोने के सिक्कों का ढेर भी निकला। भीषण की कई हरकतें हूबहू लक्ष्मी नारायण जैसी थी, जो कि उसकी असल जिंदगी के हिसाब से बिल्कुल ही अलग होता था। भीषण कई बार अपनी गरीबी के लिए अपने पिता को दोष देता था, पैसे मांगते हुए रोता था, नहीं मिलते थे तो अपने कपड़े फाड़ लेता था। यहाँ तक कि उसने एक बार ये भी कह दिया था कि यहाँ पर पकाया गया खाना तो मेरा नौकर भी नहीं खाता था। सिर्फ यही नहीं, लक्ष्मी नारायण की कई बुरी आदतें उसमें दिखने लगी थी, जैसे शराब पीना, घर वालों से छिपकर नॉनवेज खाना, बिना बात चीखना चिल्लाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। हालांकि पिछले जन्म की यादें धीरे धीरे गायब होने लगी थी, लेकिन लक्ष्मी की हरकतें जस की तस भीषण में झलक ही रही थी। भीषण पर लक्ष्मी की बुरी आदतों और यादों का असर इतना बुरा था कि वो हमेशा ही बेचैन रहता था। उसने इसको ये मान लिया था कि जो कुछ इस जन्म में उसके साथ हो रहा है या जो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब कुछ उसके पिछले कर्मों की सजा है। खास करके उस आदमी की हत्या। बड़े होकर भीषण ने उन सभी ट्रेड्स को कंट्रोल किया जो कि लक्ष्मी नारायण के डाउनफॉल का कारण बना था और बिना किसी चमक धमक शौक अय्याशी के साधारण तरीके से अपनी जिंदगी बिता दी। अब भी कई जगहों पर भीषण की इस कहानी का जिक्र होता है, लेकिन ये किसी इंसान या कम्युनिटी तक ही नहीं है, बल्कि भगवत गीता जैसे कई हिंदू पुराणों में भी पुनर्जन्म की बात कही गई है। गरुड़ पुराण के 4th चैप्टर में विष्णु जी गरुड़ देव को बताते हैं कि जैसे एक इंसान अपने कपड़े बदलता है, कुछ उसी तरह एक आत्मा भी शरीर बदलती रहती है और बड़े से संसार में कई बार जन्म लेती है। ये आत्मा अपने साथ हर जन्म के कुछ हिस्सों को साथ लेकर ही चलती है। सिर्फ यही नहीं, साइंस में भी इसका जिक्र किया गया है और प्रूव किया गया है कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक हमारी कॉन्शियसनेस और हमारा शरीर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, इसलिए मरने के बाद भी हमारा कॉन्शियस जिंदा रहता है, जो कि हमारे नए ब्रेन से अटैच होकर हमारे पिछले जन्म की मेमोरी को वापस ला सकता है। लेकिन कई थ्योरीज के बाद भी दुनिया के कई लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन दुनिया में कई ऐसे केसेस भी हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। अब जैसे भीषण की कहानी को ही देख लो। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।